क्या ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं आज से 3 साल पहले जो उन्होंने रेट डिसाइड की और आज जो उन्होंने रेट डिसाइड किए हैं, क्या ज़्यादा टाइम डिफरेंस तो है नहीं। तो ये जो 3 इयर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये 3 साल पहले ऐसा नहीं सोच सकते थे जो आज सोच रहे हैं ये लोग। आपने दो मुद्दे उठाए हैं, दोनों मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि पब्लिक में टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है जी, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, ये सच है। लेकिन दूसरा पहलू ये जो आप उठा रहे हैं कि इंडिया में टैक्सेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं तो वहाँ तो शायद इसका आंसर करना बहुत इजी होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम थोड़ा बैकवर्ड इलाके में चले जाते हैं, ऐसे इंडिया के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर कैश के अलावा कुछ है ही नहीं और गवर्नमेंट की मजबूरी है। उन गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि उस चीज़ को वो दूर नहीं कर सकते। इस देश में एक परसेप्शन बनाया गया है कि गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स नहीं दे रहा है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन तो जीएसटी से हो रहा है और जीएसटी का डाटा कहता है कि बॉटम हाफ से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है या जीएसटी को रैशनलाइज किए जाने की ज़रूरत है? फ़र्क सबसे ज़्यादा किसको पड़ता है? मिडिल क्लास को। और टैक्स इवेजन भी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास करता है, क्योंकि और वो मजबूर भी है, कोशिश करता है, सोचता है कि मैं इवेजन करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो जहां तक वो अपने आप को सेव करके, डरता भी है वो, ऐसा नहीं कि डरता नहीं है, डरता भी है। ये जो बार बार एक शब्द निकल कर आता है मिडिल क्लास, हमारी रिसर्च के अनुसार इंडिया में मिडिल क्लास अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ 3 क्लास रह गए हैं: एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और रिच। रिलेटिव पॉवर्टी 5 से 30 लाख रुपए की जो सालाना इनकम है, जिसको कि बार बार मिडिल क्लास कहा जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्सेशन का बर्डन इसी के पास है। ये वो क्लास है जिसको ना तो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है, ना उसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की तरह, रिच क्लास की तरह गवर्नमेंट पैट्रोनेज मिल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर उस हिसाब से सपोर्टिव नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स आती भी हैं तो ज़्यादातर वो 70 to 80% लोअर पर्सनस के लिए आती हैं। अब जैसे कि कहते हैं कि जी, नॉर्मली मेरे को सुनने में आता है न्यूज़ में कि भाई 80 CR पर्सनस को जी फ्री राशनिंग कर दी गई। तो मैं तो यही मानूंगा कि जो 80 CR जो लोग हैं पॉपुलेशन के, जो पार्ट है 80 CR का, वो टैक्स के पार्ट में नहीं आते। साल में 50 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% में हैं। इस डेमोग्राफी को रिच कहा जा रहा है। लेकिन आप सोच कर देखिए, एक सैलरीड इंसान जो 50 लाख रुपए के पैकेज पे है, उसकी टेक होम सैलरी कितनी है? रफली कोई 3 लाख रुपए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं और आपने एक घर खरीद लिया है जहां कोई भी घर आज 1.5 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिल रहा है और आप उसका ईएमआई दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं, क्या आप टॉप 1% में भी खुद को रिच फील करेंगे? कमाने वाला सिर्फ एक आदमी, वो हस्बैंड। कल को उस हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उस केस में उस फैमिली के लिए सपोर्टिव क्या गवर्नमेंट खड़ी होती है? नहीं होती। अब आती है बात कि अगर उस हस्बैंड को ये पता हो कि कोई बात नहीं, आज मैं अर्न कर रहा हूं और अर्न कर कर जो मेरे पर टैक्स बनता है, जो टैक्स चार्ज होना चाहिए, वो मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, गवर्नमेंट मेरी फैमिली की टेक केयर करेगी। आम तौर पे जब इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की जाती है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है, तो हम लोग एक सवाल आज तक उठाते रहे थे कि हम इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तब मानेंगे जब पर कैपिटा इनकम में हम थर्ड होंगे। आज एक बहुत अच्छा मुद्दा निकल कर आया है कि उस दिन भी मानेंगे जब हमें रिटर्न ऑन टैक्स में भी हम थर्ड लार्जेस्ट होंगे। एक शब्द जो हर इंडियन को बहुत बॉदर करता है वो है टैक्स, या दूसरे शब्दों में कहें टैक्स टेरर। हर भारतीय को यह लगता है कि इंडिया में टैक्सेशन जस्टिफाइड नहीं है, रिटर्न ऑन टैक्स कुछ भी नहीं है। पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो उनका मानना है इंडिया का टैक्स बेस ब्रॉड नहीं है, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। यह बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि जब आप टैक्स बेस की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इस देश का हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है।
बजट को अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ऑलमोस्ट बराबर होता है। पिछले कुछ दिनों में हमारे बहुत सारे ऑडियंस ने हमसे एक सवाल पूछा है कि टैक्सेशन को वो बेहतर कैसे समझें। लोगों की ये डिमांड थी कि मैं टैक्स पे एक वीडियो सीरीज करूं, तो हमने सोचा कि अपनी तरफ से बात करने की बजाय हम किसी टैक्स एक्सपर्ट से बात करते हैं। इनसाइडर इनसाइट के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं रिक्की दुआ, टैक्स कंसल्टेंट हैं, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का टैक्सेशन एक आम आदमी बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता है। स्वागत है रिक्की जी। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंडिया में जो टैक्स के नाम से एक शब्द जुड़ा है, टैक्स टेरर, इसको आप कैसे देखते हैं? टैक्स टेरर जो है एक बनाया हुआ शब्द है। एक्चुअल में टैक्स टेरर है नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में जिस तरीके से जब हमारा फ्रीडम हुआ सिंस 1947, हमारी इकॉनमी जो है वो बननी शुरू हुई और हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो सब गरीबी रेखा के ऑलमोस्ट डाउन थी। कुछ लोग थे जो कि गरीबी रेखा से ऊपर थे और अच्छे से अर्न कर रहे थे। अब देश इतना बड़ा, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, अब उस पोजीशन में टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात सोचें या उनका जो बेसिक लाइफस्टाइल है, जो पॉपुलेशन है, उसके बारे में सोचें, तो सरकार के सामने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक पॉइंट आता था कि भाई टैक्स को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि बिना टैक्स के डेवलपमेंट हो नहीं सकती। उसके लिए फंड्स चाहिए, डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए। तो उस सेंस में गवर्नमेंट के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। अब चैलेंजेस थे तो चैलेंजेस को टाइम टू टाइम उन्होंने फेस किया। जिस जिस तरीके से हमारे देश ने जिस तरीके से आगे बढ़ने पर लोगों के जो अपना पॉपुलेशन थी, जो लोग जी रहे थे इस इकॉनमी के अंदर, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा। ऑलरेडी प्रॉब्लम समझती थी सरकार, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती जो प्रैक्टिकली फेस होती हैं, तो समझते हुए उन्होंने टैक्सेशन लॉज को बनाया। अब टैक्सेशन लॉज को बनाने के बाद में मेन यह था कि ठीक है, पॉलिसी मेकर्स हैं, अच्छा लॉ बना देते हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि लॉ तो बन गया, अब लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अब इम्प्लीमेंटेशन भी चलो ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर वे में गाइडेंस होती है, तैयार सारी डायरेक्शंस होती हैं कि उसी हिसाब से गाइडलाइंस होती हैं कि जिस हिसाब से ये चीज़ें तैयार होती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, वो भी तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए ना, वो भी तो उन सभी पॉलिसीज़ को जानने वाला होना चाहिए ना कि भाई ये पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई गई थी। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो इम्प्लीमेंट करने वाला पर्सन है वो उस लेवल तक या उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता। तो आप जितना मर्जी अच्छा लॉ बना लो, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा, जिन लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाना है उन लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, तो रिजल्ट जो हैं वो जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो उस हिसाब से नहीं आएंगे। अब टू टाइम जो पीपल्स हैं उनको एजुकेट किया नहीं गया, और या जिस तरह से एजुकेशन देनी चाहिए थी टैक्स के बारे में वो एजुकेशन दी नहीं गई। और हमारे सिस्टम्स में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम लॉज में, एवरी टाइम। अब मैं अगर लास्ट 3 इयर्स की बात करूं, लास्ट 3 इयर्स की, तो हमारे टैक्स रेट में हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स रेट है वो चेंज होके गवर्नमेंट दे रही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा कर रही है, वो लोग भी देख रहे हैं, वो उन लोगों ने भी जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिन्होंने लॉज बनाए हैं, जिन्होंने रेट्स जो हैं डिसाइड किए हैं, तो वो ठीक है, ओवरऑल सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के बाद में वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। अब लेकिन नॉर्मल पब्लिक के अंदर जो उसका मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है कि एवरी ईयर, अब एक आदमी कहता है यार कि इस बार क्या स्कीम आ रही है या इस बार कौन सा रेट आ रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। वो जो रेट्स हैं, जब इस तरीके से आप डिफर करके पब्लिक को प्रोवाइड करोगे, क्या ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं
आज से 3 साल पहले जो उन्होंने रेट डिसाइड किए और आज जो उन्होंने रेट डिसाइड किए हैं, क्या ज़्यादा टाइम डिफरेंस तो है नहीं। तो ये जो 3 इयर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये 3 साल पहले ऐसा नहीं सोच सकते थे जो आज सोच रहे हैं ये लोग। आपने तो दो मुद्दा उठाया है, दोनों मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि पब्लिक में टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है, जी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, ये सच है। लेकिन दूसरा पहलू ये जो आप उठा रहे हैं कि इंडिया में टैक्सेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी तो दोनों के बीच में आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में बैलेंस कभी बन पाएगा? क्योंकि ये दोनों बातें सच हैं, अगर एजुकेटेड भी मासेज होती टैक्सेशन को लेकर, तब भी हमारा टैक्सेशन जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने बताया ना जैसे कि लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में बहुत फर्क है। जब तक कि इस डिफरेंस को, इस जो भी ये अंतर है दोनों चीज़ों का, अगर इसको जब तक कम नहीं किया जाएगा, तब तक आपने जो स्टार्ट किया कि टैक्स टेरर की जो बात आपने करी, वो निकल कर आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल पब्लिक, एक तो पहली बात ये है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, या इतने एजुकेटेड नहीं है। जब एजुकेशन की कमी है उनके पास में, तो टैक्स एजुकेशन तो बहुत बात की बात है। और उसके बाद अवेयरनेस, ठीक है, हो सकता है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन वो अर्न अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो विलेजर्स हैं, बहुत अच्छी अर्निंग है उनकी, लेकिन उसके बाद भी वो टैक्स पैरामीटर में नहीं आते। उसका रीज़न वही है कि उनको तैयार ही नहीं किया जा रहा, उनको अवेयर ही नहीं किया जा रहा। जब तक उनको आप अवेयर नहीं करेंगे, सिर्फ इसी बात का ही ब्लैंकेट लेकर चल पड़ेंगे कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। नहीं, यहाँ पे एक सवाल उठता है। आप जो पॉइंट उठा रहे हैं वो पॉइंट है कि अगर कोई रूरल इनकम किसी की बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो टैक्स नहीं दे रहा है। बात यहाँ अवेयरनेस की नहीं है, बात है कि हमारे सिस्टम में एक लूपहोल है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन उसका फायदा एक किसान नहीं उठा रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स। वो अपनी इनकम को फार्म इनकम दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, टैक्स इवेजन का सबसे बड़ा टूल है ये आज की डेट में। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की है। जो लॉज बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल से देखें तो ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अगर 4 to 5 ईयर बैक चले जाते हैं, जब से डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, उससे पहले कैश इकॉनमी हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा थी। कैश इकॉनमी की वजह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो ऐसे लूप होल्स थे जिनका हम बेनिफिट ले सकते थे। मगर जब से इस कैश इकॉनमी को कम करने की कोशिश की गई है, और वो तभी हुआ है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ है, और उसके बाद कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं स्ट्रिक्टली कि भाई जो कि कैश इकॉनमी को मतलब कि डिफाई करते हैं, बेसिकली उसको बैक करते हैं, मतलब। लेकिन आरबीआई का डाटा कहता है कि इंडिया में कैश इन सर्कुलेशन डिमोनेटाइजेशन से ज़्यादा इस समय हो गया है। टैक्स कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन तो आज भी हो रहा है। नहीं, टैक्स इवेजन तो आप कभी रोक ही नहीं सकते ना। टैक्स इवेजन इंडिया जैसी कंट्री में शायद, मुझे नहीं लगता कि कभी रुक पाएगा। हाँ, कोशिश जरूर की जा सकती है इस गैप को कम करने की, टैक्स इवेजन को कम करने की, जो कि भी जा रही है। जैसे कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं हमारी, कि भाई डिजिटलाइजेशन, बेसिकली अगर हम चाहे इनकम टैक्स को देखें, चाहे जीएसटी को देखें, उससे पहले, क्योंकि ये सब कब स्टार्ट हुआ, अगर हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, 2006 में इनकम टैक्स का स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 2009-10 के अंदर वैट का स्टार्ट हुआ। जो वैट एप्लीकेबल था जीएसटी से पहले, तब स्टार्ट हुआ। तो जब तक कि डिजिटलाइजेशन नहीं होगा, तब तक इविजन की जो पोजीशन है, या टैक्स जो कैश इकोनॉमी है, उसको आप रोक नहीं सकते ना।
क्या कैश इकोनॉमी वाकई ब्लैक इकोनॉमी है, या हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी इनफॉर्मल है कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन के बिना काम ही नहीं हो सकता? बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लैक ऑफ एजुकेशन, सेम वही चीज़ है। आप अभी आप अपने, अगर हम एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ तो शायद इसका आंसर करना बहुत ईज़ी होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम थोड़ा बैकवर्ड इलाके में चले जाते हैं, ऐसे इंडिया के ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम एरियाज़ हैं, जहाँ पर कैश के अलावा कुछ है ही नहीं, और गवर्नमेंट की मजबूरी है। उन गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि उस चीज़ को वो दूर नहीं कर सकते, और जिसका बेनिफिट जो है अर्बन में भी होता है, अर्बन पीपल्स भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब भी आप टैक्स इवेजन की बात करते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, आप इनकम टैक्स की बात करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस देश में हर आदमी जो 5 किलो राशन पे जी रहा है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। हम कहते हैं जी कि भाई टैक्सेशन, जो आपने बात भी की, हम बात करते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे में इनकम टैक्स नहीं आता, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक है ये चीज़। लेकिन अगर हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो टैक्स में तो इनकम टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पे हो रहा है ना, क्योंकि जिस तरीके से जो, जैसे कि अभी प्रेजेंटली जीएसटी एप्लीकेबल है, उससे पहले वैट एप्लीकेबल था, उससे पहले नॉर्मली सेल टैक्स एप्लीकेबल था। तो गवर्नमेंट ने जो भी आइटम बिकती है, जो भी आइटम सेल होती है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी के नाम पर हो, चाहे वो लग्जरी आइटम के नाम पर हो, हर एक चीज पे टैक्स लिया जाता है। और वो बिक रही है, टैक्स लिया जा रहा है, तो वो जो चीज है, भले लग्जरी आइटम एक गरीब आदमी यूज नहीं करता, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स जिनको आप कहते हैं, खाना पीना कपड़ा, वो सब तो वो गरीब आदमी यूज करता है ना। तो जब वो गरीब आदमी खरीद कर लाता है, तो बिना टैक्स के तो खरीद के लाएगा नहीं, तो वो टैक्स तो पे करके ही आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा वो। इस देश में एक परसेप्शन बनाया गया है कि गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स नहीं दे रहा है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन तो जीएसटी से हो रहा है, और जीएसटी का डाटा कहता है कि बॉटम हाफ से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है, या जीएसटी को रैशनलाइज किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो स्टेटमेंट है, जो ये चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं स्टैट्स में, कि भाई मैक्सिमम जीएसटी का जो पार्ट है, वो एक बॉटम ऑफ द बॉटम पिरामिड। ऑफ द जो सिस्टम है, मतलब बॉटम ऑफ द जो सिस्टम में जो पिरामिड, जो लोग काम, मतलब जो लोग जी रहे हैं, दैट मीन्स जो लोग गरीबी रेखा की अगर हम बात करते हैं, या जो जिनकी इनकम कम है उनकी बात करते हैं, ठीक है, कि वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो बेसिकली जीएसटी क्या है? एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये। जितनी आइटम कंज्यूम होगी, उसी हिसाब से टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, सिस्टम सेटल किया है कि ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटी हैं, या तो वो टैक्स फ्री के सिस्टम में रखी हैं, या फिर उसके ऊपर कम टैक्स लगाया है, और जो लग्जरी आइटम है उसके ऊपर उन्होंने हायर टैक्स लगाया है, ठीक है ना, चार्ज करते हैं। अगर हम बात करें इनकी रेशो की, अब जो एक रिच क्लास पर्सन है, ठीक है, जो हर तरह का प्रोडक्ट है यूज कर सकता है, हर तरह का प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, वो लोग कितने हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, या वो कंज्यूमर कितने हैं? इंडिया के टॉप 1%। जी। तो अकॉर्डिंगली जितने वो हैं, तो आपकी जीएसटी कलेक्शन में रेशो भी तो उसी हिसाब से आएगी ना। नहीं, लेकिन मिसमैच इस बात पे है, एसेंशियल आइटम्स में जीएसटी स्लैब में नीचे होना चाहिए, लग्जरी आइटम पे हायर स्लैब होना चाहिए, राइट? गोल्ड पे 3% है, लेकिन बच्चों की स्टेशनरी कॉपी किताब पे 18% है, मेडिकल इंश्योरेंस पे 18% है, एक ऐसे देश में जहां की गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजुकेशन पे भी ना के बराबर है, हेल्थ केयर पे भी ना के बराबर है। ये इसको आप कितना जस्टिफाइड मानते हैं?
ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। और इसी वजह से जो इम्पैक्ट है टैक्स कलेक्शन का या टैक्स इवेजन का, टैक्स इवेजन क्यों की जाती है? इसलिए तो की जा रही है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि हमें इस टैक्स को पे करके मिल क्या रहा है, हमें एक। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए हम बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम बेसिकली टोटल पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव पर्सन है, कहा भी जाता है कि मिडिल क्लास है, ठीक है ना। अब मिडिल क्लास है, लेकिन अब गवर्नमेंट जब सभी लोगों के बारे में सोचती है, कहती है जी कि हमने फ्री राशनिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतने करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन दिया, दैट मीन्स फ्री का राशन का मतलब ये है कि वो सब लोअर क्लास कह सकते हैं हम उनको, तो उनसे तो हम टैक्स का एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन जीएसटी कलेक्शन में वो आ गए हैं। लेकिन वो जीएसटी कलेक्शन में आते हैं, ठीक है। अपर क्लास की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम अपर रिच क्लास की बात करते हैं, उनको इस चीज से इंपैक्ट नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क सबसे ज्यादा किसको पड़ता है? मिडिल क्लास को। और टैक्स इवेजन भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास करता है, क्योंकि और वो मजबूर भी है, कोशिश करता है, सोचता है कि मैं इवेजन करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो, उसके माइंड में क्या व्यू है, वो ये कहता है कि मुझे टैक्स पे करने से क्या मिल रहा है। उसका सेकंड थॉट ये बोलता है मैं टैक्स क्यों दूं। तो जहां तक वो अपने आप को सेव करके, डरता भी है वो, ऐसा नहीं कि डरता नहीं है, डरता भी है। और जहां आपने टैक्स एरर की बात करी थी ना, वो टैक्स एरर वहीं से निकल कर आता है, जो मिडिल क्लास की बात है। क्योंकि लोअर क्लास को तो वो टेंशन है नहीं, वो तो समझता है कि सरकार मेरे साथ है, और सरकार की भी निगाह में अभी मान के चलिए एक पर्सन है, उसका उसका कोई, उसने, ठीक है, उसकी इनकम होगी कैश के अंदर, और उसका किसी वजह से केस जो है एक ऑफिसर के पास आ गया। अब टैक्स ऑफिसर जो है वो देखता है यार इसकी इतनी तो पोजीशन है नहीं, तो इमीडिएटली उसके माइंड में क्या जाएगा, ये रहेगा कि नहीं यार ये इनकम इसकी नहीं है, ये इनकम किसी ऐसे पर्सन की है जो इसको सामने रखकर अर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली कहा जाए तो ये डमी पर्सन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जहां बैक टू द सिस्टम कि भाई अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात करते हैं, तो अगर हम उस सिचुएशन में इन चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो 100% है कि ये जस्टिफाई नहीं लगेगा। क्योंकि इम्पैक्ट किस पर आ रहा है? इम्पैक्ट मेनली मिडिल क्लास पे आ रहा है, अपर क्लास को फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट इसको रैशनलाइज करे इन टैक्सेस को, ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है बहुत इफेक्ट करता है। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो बार बार एक शब्द निकल कर आता है मिडिल क्लास, हमारी रिसर्च के अनुसार इंडिया में मिडिल क्लास अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ 3 क्लास रह गए हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और रिच। रिलेटिव पॉवर्टी 5 से 30 लाख रुपए की जो सालाना इनकम है, जिसको कि बार बार मिडिल क्लास कहा जाता है। सबसे ज्यादा टैक्सेशन का बर्डन इसी के पास है। ये वो क्लास है जिसको ना तो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है, ना उसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की तरह, रिच क्लास की तरह गवर्नमेंट पैट्रोनेज मिल रहा है। तो ये जो रिलेटिव पॉवर्टी वाला क्लास है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है टैक्सेशन को लेकर, खासकर डायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर, अवेयरनेस की कमी है या वो अवेयर हैं और टैक्सेशन में लूप होल ढूंढना जानते हैं? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है इस बारे में, मेरे पास ज़्यादातर जो मेरी क्लाइंटेज है वो सब मिडिल क्लास फैमिलीज से, ठीक है। तो 5 लाख से 30 लाख वाला ब्रैकेट? जी, मैक्सिमम। और मिडिल क्लास पर्सन जो है, इवन
वो ये देखता है कि भाई मैं अपनी लाइफ में, मान के चलिए उसे एक घर लेना है, ठीक है, घर लेना है तो ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, लोन के लिए जाएगा। अब बैंक कहता है जी कि ये लोन आपको तब मिलेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लेकर आएंगे। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया ठीक है, इतनी लिमिट से ज़्यादा आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, या टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों, पिछले 4 to 5 ईयर से एक लिमिट तक टैक्सेशन में रिबेट भी दे रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये कहती थी, अगर हम अभी सिर्फ ओल्ड रिजाइम की बात करते हैं, क्योंकि न्यू रिजाइम तो पीछे 2-3 साल से आया है, ठीक है, हम ओल्ड रिजाइम की बात करते हैं, उसमें गवर्नमेंट कहती थी कि भाई 2,50,000 जिसकी इनकम, या 2,50,000 से जो कम है जिसकी इनकम, उसको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट साथ में ये भी बोलती थी कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 से तो ज़्यादा है, लेकिन अगर ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम है, आपको आईटीआर फाइल तो करनी है, मगर जो 5 लाख तक लगने वाला जो भी टैक्स होगा ना, वो आपको हम छोड़ देंगे, रिबेट दे देंगे। अब एक पर्सन ये समझता है नॉर्मल वे में कि ठीक है, 5 लाख तक मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 5 लाख तक मुझे आईटीआर भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन पर्सन यही सोचता है और वो फाइल नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो वही आ गई कि भाई कानून की समझ कम है। जब वो किसी प्रोफेशनल से बात करता है अपनी आईटीआर के लिए, तो प्रोफेशनल बताता है उसको कि भाई आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, भले ही बस आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो वो आईटीआर फाइल करता है किस लिए? इसलिए कि कल को कभी मुझे लोन वगैरह लेना होगा या बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना होगा, तो बैंक मुझसे आईटीआर मांगेगा, और वो आईटीआर मैं चलो इसी तरीके से फाइल करना शुरू कर देता हूँ, जिससे कि मैं बैंक की कंप्लायंस को पूरा कर सकूंगा और मुझे लोन मिल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो आईटीआर फाइल नहीं करना चाहता, ठीक है। अब आ जाती है बात कि भाई इट मीन्स क्या है? इट मीन्स यही है कि वो अपना मतलब देख रहा है कि भाई उसे लोन मिल जाए, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अपने लिए घर परचेज आपने करने एक के बहुत point of अच्छा view से हो। मुद्दा उठाया है कि लोग रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, हाँ, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं टैक्स दूं तो मुझे रिटर्न ऑन टैक्स मिल रहा है, इसलिए हाँ, कर रहे हैं कि मुझे टैक्स फाइलिंग के बेनिफिट लोन लेने में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर उस हिसाब से सपोर्टिव नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स आती भी हैं तो ज़्यादातर वो 70 to 80% लोअर पर्सन्स के लिए आती हैं। अब जैसे कि कहते हैं कि जी नॉर्मली मेरे को सुनने में आता है न्यूज़ में कि भाई 80 सीआर पर्सन्स को जी फ्री राशनिंग कर दी गई, तो मैं तो यही मानूंगा कि जो 80 सीआर जो लोग हैं पॉपुलेशन के, जो पार्ट है 80 सीआर का, वो टैक्स के पार्ट में नहीं आते, तभी तो उनको फ्री राशनिंग की जरूरत आ रही है, ठीक है। तो 80 सीआर लोग तो वैसे ही निकल गए, या 90 सीआर तो लोग वैसे ही निकल गए, ठीक है। तो कौन आ रहा है? बाकी के लोग आ रहे हैं, ठीक है। बाकी के लोग आ रहे हैं, तो वो जो बाकी के लोग में जो रिच क्लास लोग कितने हैं? मैक्सिमम 10%, 5 to 7% मैक्सिमम। नॉट इवन 1% टुडे। ओके, अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं, जस्ट एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, रिच क्लास की डेफिनेशन अपनी अपनी जगह हो सकती है। यहाँ पे हमारे ऑडियंस में जो लोग रिच क्लास की डेफिनेशन समझना चाहते हैं, उनको मैं ये बता दूं, साल में 50 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% में हैं। इस डेमोग्राफी को रिच कहा जा रहा है, लेकिन आप सोच कर देखिए, एक सैलरीड इंसान जो 50 लाख रुपए के पैकेज पे है, उसकी टेक होम सैलरी कितनी है? रफली कोई 3 लाख रुपए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं और आपने एक घर खरीद लिया है, जहां कोई भी घर आज 1.5 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, और आप उसका ईएमआई दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं, क्या आप टॉप 1% में भी खुद को रिच फील करेंगे? इंडिया का रिच क्लास सैचुरेटेड होता जा रहा है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, पोस्ट कोविड
ये जो के शेप रिकवरी हुई है, इंडिया में मुश्किल से 0 कुछ% रह गए हैं जो रिच फील कर सकते हैं, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है। हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की जब, तो मैं उसको मिडिल क्लास कभी नहीं मानता हूं, मैं उसे रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास मानता हूं। सबसे बड़ी आयरनी ये है, सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन उसके ऊपर डाला जाता है। ज्यादातर उसमें से जो सैलरीड क्लास हैं वो टैक्स भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उनका टैक्स कट कर उन्हें मिल रहा है। ये जो टैक्स टेरर वर्ड आया है इसीलिए आया है, और इसीलिए एक रिसेंटमेंट भी है कि जो बिजनेस क्लास है, अगर वो 50 लाख रुपए कमा रहा है तो वो तो अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगा, सैलरीड इनकम वाला अपने इनकम पे टैक्स देगा। तो ये जो मिसमैच है, क्या ये डेलिब्रेट मिसमैच है, या पॉलिसी मेकर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको टैक्सेशन में कहां हिट करना है, कहां छोड़ना है? जैसे कि आपने बोला कि भाई 50 लाख से अबव वाले, जो चाहे वो बिजनेस इनकम वाले हैं, चाहे वो सैलरी क्लास एम्प्लॉई हैं, वो अपना उस हिसाब से अपने आप को रिच नहीं मानते। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ है वो उसी हिसाब से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाता है, जिस हिसाब से उसकी इनकम बढ़ती है। एक कॉमन मैन की बात करते हैं, तो उसी हिसाब से उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसी हिसाब से उसका जो स्टैंड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। ठीक है। अब 50 लाख वाला जो है वो सोचता है कि भाई ठीक है, मैं एक अपने लिए घर परचेज कर लेता हूँ। जैसे कि आपने ये भी बात करी कि आफ्टर टैक्सेशन अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो उसको 3 लाख के आसपास का या 4 लाख के 3.5 के आसपास का वो टेक होम आ रहा है, उसके पास बैंक में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। अब वो 3.5 के हिसाब से देखता है कि ठीक है यार, मैं एक 1.5 CR के आसपास का एक घर ले लेता हूँ, और अगर वो लोन के लिए जाता है तो मोस्टली वो लोन करा लेता है। वो कहता है ठीक है, 1.5 लाख के आसपास की तो मेरी इंस्टॉलमेंट होगी ये। फिर वो ये भी कहता है कि ठीक है जी, मैं एक 10 to 15 लाख रुपीज़ के आसपास की गाड़ी भी ले लेता हूँ। ठीक है। तो वो गाड़ी भी उसने ले ली, उसी हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाता भी, एजुकेशन भी देता है। ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर हम काउंट करेंगे तो कुछ वो सेविंग भी करना चाहता है। ठीक है। अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो कहता है ठीक है कि इन द वेरी बिगनिंग जब ये इतनी सारी चीज़ें मुझे बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। ठीक है। और अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे इन द सेंस कि स्कूल सारे अच्छे होते हैं, बट उसको चाहता है कि एक पब्लिक स्कूल जिसमें कि फ़ी अच्छी होती है, अच्छा एनवायरनमेंट उस हिसाब से पब्लिक स्कूल जो प्रोवाइड करता है, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, उस हिसाब से तो वो उसी हिसाब से फ़ी पे करने के लिए तैयार करता है अपने आप को। उसी हिसाब से वो चाहता है कि भाई उसका घर भी उसी हिसाब से मेंटेन रहे। ठीक है। तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे ना तो एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो सिर्फ अपनी लिविंग स्टाइल को मेंटेन करने में ही सारा पैसा वो खर्च कर रहा है। अब एक नज़र में देखें तो एक आदमी देख रहा है कि भाई उसकी 3,50,000 उसकी अर्निंग है मंथली, लेकिन उसके हिसाब से उसके एक्सपेंसेस भी हैं। अगर यहीं अब वो पर्सन जो है वो कहता है कि भाई मेरा जो मेजर मनी है वो फिर ये बोलता है कि मेरा तो मेजर अमाउंट तो वो टैक्स में चला गया। अब जैसे अगर वो 50 लाख ले रहा भी है, मतलब लाख ले भी रहा है वो, तो 14 लाख या 13 लाख या 12 लाख जो भी उसका टैक्स बना, हालांकि इतना कैलकुलेशन में नहीं आएगा टैक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बट फिर भी हम एक रफ आइडिया 30% का ले लेते हैं। ठीक है। तो 30% के हिसाब से और प्लस कुछ जो उसकी रिबेट्स वगैरह और जो अदर टैक्स रेट न्यू है। टैक्स रेजिम में तो अब कोई रिबेट भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल न्यू टैक्स रिजाइम में कोई रिबेट नहीं है, लेकिन जो टैक्स रेट है ना वो कंसेशनल है कंपैरेटिव टू ओल्ड रिजाइम। ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी यही मेन, अगर हम न्यू और टैक्स की बात करेंगे अभी बाद में बात करते हैं, पहले मैं अपनी बात का आंसर करता हूँ। तो वो 50 लाख वाला जो पर्सन है जो अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द माइंड ये है कि जो टैक्स वो पे कर रहा है उसके रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो ये सोचता है कि भाई मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूं और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट से मिल क्या रहा है, क्योंकि बच्चों को भी वो खुद पढ़ा रहा है, खुद से फीस दे रहा है। इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो या तो कंपनी, ठीक है, अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है तो कंपनी पे करती है। ठीक है। अदरवाइज
वो भी उसका सैलरी का पार्ट होता है। और अगर वो बिजनेसमैन है तो वो कहता है कि मैं खुद मेडिक्लेम्स या अदर इंश्योरेंसेस को लेके चल रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर उसके पास 0/0 वाली बात आती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी पब्लिसाइज करती है कि भाई ये सोशल सिक्योरिटी या वो, कि भाई इस तरह का कुछ मेडिकल इंश्योरेंस या इस तरीके की कोई इस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो बात ये करती सारे है, पॉलिसी ऑन पेपर बनकर रह जाते हैं। ये पॉलिसी ऑन पेपर्स बनते हैं या प्रैक्टिकल, लेकिन वो एक 50 लाख रुपीस वाला जो पर्सन है उसके पास नहीं मिलता, चाहे ये पेपर पे रहे चाहे ये रियल में पब्लिक को मिले। क्यों? आप चले जाइए, इसकी जो रियलिटी चेक कर लीजिए जाकर। अगर 50 लाख रुपीस वाला पर्सन, या मैं तो कहता हूँ कोई भी चला जाए, वो जब हॉस्पिटल में जाता है तो इतनी लंबी लंबी लाइनें उसको मिलती हैं। हेल्थ के नाम पर उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता वहां पर। तो वो ये देखता है कि इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे, ठीक ऐसा नहीं है कि अब वो हॉस्पिटल की अपनी मजबूरी है, क्योंकि मेन फैक्टर क्या, मेन प्रॉब्लम क्या, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ही इतनी है हमारी कंट्री में कि वो ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। तो अब वो जो पर्सन है वो कहता है ठीक है, मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता, अगर मैं ये स्ट्रगल करने में अपना टाइम खर्च करूंगा तो मैं अपनी जॉब को कितना टाइम दूंगा, अपने बिजनेस को कितना टाइम दूंगा। और फिर वो सोचता है कि भाई टैक्स के नाम पे उसे क्या मिला। देखो, जिस समय कोई भी चीज परचेज करने जा रहा है जीएसटी वो दे ही रहा है, और वो जीएसटी जो चीज परचेज करने जा रहा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, वो पैसा कहां से आ रहा है, अर्न करके आ रहा है, जो कि ऑलरेडी टैक्स के बाद आया उसके पास। तो इनकम टैक्स पे करने के बाद जो उसके पास पैसा बचा, उस पैसे से उसने अपने लिए कोई भी, चाहे वो लग्जरी आइटम हो चाहे वो एसेंशियल आइटम हो, उसने चाहे बच्चों की स्कूल के बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई भी मटेरियल हो, किसी भी तरीके का, चाहे कोई कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो जब वो परचेज करने गया तो वो जीएसटी भी देकर आया। मतलब कमाई पे टैक्स, खर्च पे टैक्स, हर बात पे टैक्स हर है। बात पे टैक्स। तो इसीलिए टैक्स इवेजन हो रहा है। और क्या लूप होल जो टैक्सेशन में है वो डेलिब्रेट है, या आप उसको प्लग इन कर ही नहीं सकते हैं? देखो, विजन इस की कमी है गवर्नमेंट के लेवल पे। विजन की कमी मैं नहीं कहूंगा, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, जो कि गवर्नमेंट पिछले 2-3 ईयर से, लास्ट 2-3 ईयर से इसको कवर करने की कोशिश कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हैं? मेन प्रॉब्लम वही है, पॉपुलेशन। जहाँ पॉपुलेशन आ जाती है वहाँ, और हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ सिस्टम है, डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन्स हैं, एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से भी ये मेन रीज़न आता है। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब भी मुझसे पॉपुलेशन की बात की जाती है, मैं पैरेलल इकोनॉमी को देखता हूँ। मैं चाइना को देखता हूँ, जहाँ की टैक्सेशन हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है, जहाँ का टैक्स बेस हमसे ज़्यादा ब्रॉड है। पैरेलल इकोनॉमी में चाइना ने वो कैसे किया? क्योंकि उन्होंने अपने सिटीजन्स के इनकम प्रोड्यूसिंग एबिलिटी पे ध्यान दिया। दूसरी बात, जब हम रिटर्न ऑन टैक्स की बात करते हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर से टॉप करते हैं, बाय द वे हम इंडिया में नीचे से टॉप करते हैं, उन कंट्रीज में 60 to 70% टैक्स देकर भी लोग क्यों खुश हैं? क्योंकि रिटर्न ऑन टैक्स है, सोशल सिक्योरिटी है। हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम, और इसके लिए एक वर्ड बार बार यूज किया जाता है, मुझे नहीं पता आप कितना सहमत होंगे, कि हम इस देश में रहने का टैक्स एक्सटॉर्शन देते हैं। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, जिस तरह से आपने बताया। और मैंने भी ये वाली बात कही है कि जब भी कोई पर्सन टैक्स पे करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये जो टैक्स है, उसको ये मालूम है कि जो ये टैक्स है ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में यूज़ होगा। और उस डेवलपमेंट में वो सबसे पहले ये देखता है कि मुझे अच्छी सड़कें मिलें, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बेस पे हम लोग एक से दूसरी जगह मूव करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, वो ये देखता है कि मेरी फैमिली को क्या मिल रहा है।
अगर कल को एक हम बात करते एक न्यूक्लियर फैमिली की जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, छोटे हैं, हस्बैंड वाइफ जो हैं उसमें ज़्यादातर हमारे इंडिया में हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दोनों एम्प्लॉयड नहीं होते, वाइफ घर देखती है, हस्बैंड कमाता है, अर्न करता है। अब उस पोजीशन में कमाने वाला सिर्फ एक आदमी हुआ, हस्बैंड। कल को उस हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उस केस में उस फैमिली के लिए सपोर्टिव क्या गवर्नमेंट खड़ी होती है? नहीं होती। अब आती है बात कि अगर उस हस्बैंड को ये पता हो, उस पर्सन को ये मालूम हो, अर्नर को ये पता हो कि कोई बात नहीं, आज मैं अर्न कर रहा हूं और अर्न कर कर जो मेरे पर टैक्स बनता है, जो टैक्स चार्ज होना चाहिए, वो मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, गवर्नमेंट मेरी फैमिली की टेक केयर करेगी। अगर उसको ये विश्वास है, जिस दिन ये विश्वास आ जाएगा उस दिन अपने आप टैक्स कलेक्शन में देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप भी ये मानते हैं कि टैक्सेशन जस्टिफाइड नहीं है, रिटर्न ऑन टैक्स नहीं है, इसी वजह से हमारा टैक्स बेस भी ब्रॉड नहीं हो रहा है? इसी वजह से नहीं हो रहा, मेन कारण है। आप खुद सोचिए, चलिए मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, मैं और आप और अपनी बात कर लेते हैं। हम एक मिनिमम लेवल पर अर्निंग करने वाले लोग हैं, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है बताइए? हम लोग उसी मिडिल क्लास की बात जो हम कर रहे थे, जिसकी कि आपने अलग डिफरेंट नेम यूज किया जिसके लिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी में हैं, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी से शायद ही थोड़े ऊपर हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर हमें खुद है, ठीक है, हम ना अगर कोई टैक्स दे रहा है ना हमारे जैसा आदमी, जो मैंने एनालाइज किया है, वो मजबूरी में दे रहा है, वो दिल से नहीं दे रहा। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब से ये इन्होंने 87A की एक रिबेट है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो 5 लाख रुपीस तक अर्न करते हैं, गवर्नमेंट कहती है उनको रिटर्न फाइल करना तो ज़रूरी है, मगर उनके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा ना उसको हम छोड़ देंगे, उसकी टैक्स रिबेट मिल जाएगी उन्हें, ठीक है। उससे पहले जब ये रूल आया, उससे पहले मेरे पास लोग आते थे, ओ सर कुछ ना टैक्स वैक्स बना देना सर। अब टैक्स वैक्स बना देने वाला वर्ड देखना, आप देखो भाई, जो इनकम एक्चुअल में है असेस तो वही होनी चाहिए ना, वही आपको फाइल करनी चाहिए। अगर आपने सर्टेन एक अमाउंट है जो अर्न किया है तो आप वो पे करो ना, जो भी टैक्स बनता है। ये बनाने वाला क्या वर्ड हो गया? तो दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स ये है कि वो सिर्फ आईटीआर फाइल कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए कि कल को बैंकर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकें, ठीक है। दूसरी बात, अब कई जो पब्लिक स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चों को वो पढ़ाना चाहते थे। पब्लिक स्कूल्स ने पेरेंट्स की इनकम को चेक करने के लिए उनसे आईटीआर मांगी, ठीक है, कि भाई अपनी आईटीआर ले आइए आप हमारे यहाँ की फीस भी, उनका मतलब लॉजिक तो वही था कि आप हमारे यहाँ की फीस भी पे कर मतलब पाएंगे, नहीं कर प्राइवेट पाएंगे। स्कूल्स अब पेरेंट्स की आईटीआर कॉपी मांग रहे हैं? हाँ, एक समय पर मांगा करते थे। प्रेजेंटली तो मेरे पास अभी कोई केस नहीं आया, मगर आज से 5 to 6 ईयर बैक में ऐसा होता है, ऐसा होता था, ठीक है। वो ये चेक करते थे कि क्या ये इतने एफिशिएंट हैं या इतनी इनकी इनकम है कि ये हमारी स्कूल की फ़ीस पे कर पाएंगे। पता लगे कि कहीं आज तो हम एडमिशन ले लें इनका और बाद में कहेंगे जी हमारे पास तो इतनी इनकम नहीं है, हम फीस नहीं पे कर सकते। सो दैट इस वजह से वो आईटीआर मांगा करते थे। हालांकि इस चीज़ की गारंटी तो नहीं ले सकते, आईटीआर तो लोग फिर उस हिसाब से वो कहते थे अब मेरे को आईटीआर की ज़रूरत पड़ गई, आप प्लीज़ हमारी आईटीआर फाइल कर दीजिए, ठीक है। अब आती है बात कि बैंक में लोन लेने की, क्योंकि लोन लेने की, अब लोन लेने की अगर हम बात दोबारा से मैं एक और अगेन करना चाहता हूँ कि लोन लेने का मतलब उनको ये कई बार बैंकर से ना ऑब्जेक्शन आ जाता है, अरे यार तुम तो ये नील की आईटीआर फाइल कर रहे हो। और नील की आईटीआर, अब मैंने वही बात की कि भाई वो कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का रूल है कि ठीक है 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, वो कोई रिटर्न फाइल नहीं, उसके बाद 5 लाख तक जितना भी टैक्स बनेगा आपको उसका रिबेट मिल जाएगा। अब वो पर्सन कहता है, अब उसका हमने मान के चलिए एक इनकम डिसाइड कर दिया 4,90,000 रुपीज़, राइट, इन हायर साइड, क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 लाख से अबव जाएंगे तो सारा टैक्स देना पड़ जाएगा, नियम ऐसा है,
ठीक है। अब 4,90,000 का हमने रिटर्न तैयार कर दिया उनका। अब वो बैंक में गया वो रिटर्न लेकर, अब ऑब्वियसली टैक्स तो है नहीं उस पर, क्योंकि टैक्स जो भी था वो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। बैंकर कहता है यार तुम टैक्स टुक्स तो देते नहीं, तो नील की रिटर्न है, लोन किस लेकर लेने आ गए मेरे पास में, ठीक है। तो अब उस केस में इतना एजुकेटेड नहीं है वो हमें जाके कंप्लेन करता है, सर बैंकर ने लोन ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सर? बैंकर ने कहा कि ये तो नील की रिटर्न है। अब बैंकर, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आईटीआर को एनालाइज करने के लिए एक प्रॉपर पर्सन है, तभी तो वो लोन देने की बात कर रहा है ना, ठीक है। वो पर्सन खुद नहीं पता उसको कि नील की रिटर्न किसको बोलते हैं। अब भाई नील की रिटर्न तो नहीं है ना, कोई उसने 2,40,000 की रिटर्न थोड़ी फाइल करी है कि जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से नीचे का इनकम है। उसने रिटर्न फाइल किया, वो तो गवर्नमेंट का सिस्टम है कि भाई ठीक है, आपको जो भी टैक्स लगना वो आपको नहीं देने की जरूरत, रिपीट मिल रही है, लेकिन उसको वो नील काउंट कर रहा है। तो इस तरीके की जो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन कह लो या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो फॉर द आईटीआर, वो एक पढ़े लिखे बैंकर को भी कमी है, उसके अंदर भी कमी है। इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ भी समझाना पड़ता है, वहाँ भी हमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई इसकी आईटीआर नील की नहीं है, इसका टैक्स नील का है, आईटीआर तो प्रॉपर है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स जो कि प्रैक्टिकली सामने आती हैं, और वो इसका एक कॉमन रीजन वही होता है, चाहे वो किसी कोई ऑफिसर ही क्यों ना हो, टैक्स डिपार्टमेंट से अलग पर्सन अलग क्यों ना हो, कोई चाहे बैंकर है, चाहे वो किसी और क्लास का पर्सन है, उसको भी उसके पास भी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो टैक्स के जो मैटर्स हैं उनके लिए, जो टैक्स की जो नॉलेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम लोग। आपके पास जो बिजनेस क्लास वाले आते हैं क्लाइंट, उनका एक ग्राउज तो हमेशा रहता होगा कि सैलरीड क्लास जो है उसको एक क्लीन टैक्स पेयर के तौर पे देखा जाता है जी, हमें टैक्स इवेजर के तौर पे देखा जाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जी, जो सैलरीड क्लास आते होंगे वो कहते होंगे कि ये देखिए बिजनेस वालों को तो बिजनेस की प्रॉफिट पे टैक्स है, जी, हमें तो पूरी अर्निंग पे टैक्स है। बिल्कुल। तो इस मिसमैच को आप कैसे देखते हैं? सर मिसमैच तो अब वही चीज़ है ना कि एक सैलरी क्लास पर्सन बेचारा मजबूर कहेगा। मैं मजबूर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब हम उसको बिजनेस क्लास के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि एम्प्लॉय टैक्स ज़्यादा देता है एम्प्लॉयर से, कम देता है, हाँ। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट ने सिस्टम जो बनाया हुआ है लॉ का, टैक्स लॉ का, वो ये बनाया हुआ कि जो एम्प्लॉयर है वो बिजनेस कर रहा है, और जितने भी वो बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस करता है, वो जिसको हम बिजनेस एक्सपेंस की डेफिनेशन में रख सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस उसको अलाउ होते हैं अपनी इनकम से, अपने रेवेन्यू से, ठीक है। और वो सारे एक्सपेंडिचर अलाउ करने के बाद में जो उसको मिलता है वो उसका इनकम काउंट होता है। तो वहां पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वहां मैनिपुलेशन के उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो एडजस्टमेंट के बहुत सारे उसके पास तरीके हैं, अवेलेबल हैं। वो जितना टैक्स पे करना चाहता है वो अपने प्रॉफिट को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर लेता है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई एक्सपेंडिचर अपना रियल में उसने एक्सपेंडिचर किया है मगर वो जानबूझकर अपनी इनकम को हाइक करना चाहता, दिखाना चाहता है, ज़्यादा दिखाना चाहता है, उसकी एक्चुअल में इनकम है नहीं लेकिन वो ज़्यादा दिखाना चाहता, तो वो क्या करेगा, जो उसके रियल एक्सपेंडिचर हैं उनको हाइड करेगा। तो गवर्नमेंट ने तो ये भी लॉ बनाया है कि भाई अगर आप अपनी रियल एक्सपेंडिचर को हाइड करते हो तो भी वो इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब है कि बिजनेसमैन के लिए दोनों तरफ अपनी मर्जी नहीं चलेगी, और जेन्युइन पोजीशन जो है बिजनेसमैन जब तक कैश इकोनॉमी है तब तक रियल में वो आ नहीं सकता। मतलब अपनी जो इनकम है उसकी वो रियल में प्रैक्टिकली अपनी मर्जी से ही दिखाना चाहता है, वो अपने आप निकल कर आए, ऑटोमेटिकली निकल कर आए और उसको उस पर टैक्स देना पड़े, ऐसी उसके ऊपर बाउंडिंग जो है वो नहीं है। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल सर
प्लेन पेपर पे लिखा हुआ है कि जी इतनी सैलरी आपकी है और गवर्नमेंट के हिसाब से ये आपकी डिडक्शंस हैं, उसके बाद जो इनकम बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही होगा। सैलरीड क्लास का तो यहाँ तक कहना है कि हम साल में 4 महीने सरकार के लिए काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं ना बिजनेसमैन से, ऐसा लगता है उनको, और है भी। अगर हम बात करें रियलिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी, फिर वही बात निकल कर आती है, वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं देना चाहता, उस पर टैक्स थोपा गया। जब तक ये अवेयरनेस या जब तक उसको इस तरीके से तैयार नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स कि वो खुद से जाके टैक्स दे, तब तक ये सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। विलफुली कोई टैक्स क्यों देगा जब रिटर्न ऑन टैक्स नहीं है? बिल्कुल, तो यही तो रीजन है। अगर रिटर्न टैक्स रहेगा, सोशल सिक्योरिटी उसका परफेक्ट रहेगा, तभी तो हम बात करते हैं। अगर हम कनाडा यूएस से बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने आप को, हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, हमारा थर्ड बेसिकली कहा जाए कि भी हम लार्जेस्ट लोग, इकॉनमी है। हाँ, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है या फोर्थ लार्जेस्ट, अब हम थर्ड आ चुके हैं। सर वो तो सब चीज़ें ठीक है, हो सकता है कि फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आ गए हों, लेकिन अगर हम बात करें इस मुद्दे की कि भाई टैक्स ऑन, रिटर्न ऑन टैक्स की अगर हम बात करें, तो हम तो बहुत पीछे हैं उनसे, बहुत पीछे हैं। जिस दिन हम रिटर्न ऑन टैक्स में थर्ड नंबर पर आ जाएंगे ना, उस दिन पता लगेगा कि हाँ, हमारा जो इंडिया एक है। बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। हम्म, आम तौर पे जब इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी की बात की जाती है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है, तो हम लोग एक सवाल आज तक उठाते रहे थे कि हम इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी तब मानेंगे जब पर कैपिटा इनकम में हम थर्ड होंगे। आज एक बहुत अच्छा मुद्दा निकल कर आया है कि उस दिन भी मानेंगे जब हमें रिटर्न ऑन टैक्स में भी हम थर्ड लार्जेस्ट होंगे। थर्ड लार्जेस्ट होंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो हमारी ऑडियंस में बहुत लोगों ने पूछा है, आप सैलरीड क्लास हैं, आप पैसे कमाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, उसके बाद आप एक कार खरीदने जाते हैं, वहाँ पे आप कितने तरह के टैक्सेस देते हैं, आप एक उसका अगर ब्रेकअप दे पाएँ, कितना जीएसटी उस पर देते हैं, कितना रोड टैक्स देते हैं रफली, कि अगर आप 12 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या 6 लाख रुपए आप सरकार को उस पर भी दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी कंट्री में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं, तो जीएसटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं, वेराइटीज ऑफ टैक्सेस हैं, जो कंज्यूमर बियर करता है, मगर कई बार उसको पता भी नहीं लगता, वो हाइड हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बात करी कार की, कार परचेज करने गया, अब कार परचेज करने पर जीएसटी तो पता है कि ठीक है जी, ये जीएसटी रेट है, ये जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा रोड टैक्सेस हो गए, उसके अलावा आपका जो उसके ऊपर सेस लग रहा है, ठीक है ना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से जो टैक्सेस हैं, अगर हम 28% की बात करते हैं जीएसटी रेट की, तो वो जाके इंक्रीज होकर वो 35-36% पे चला जाता है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेस लगाया जाता है, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। हालांकि जीएसटी आने से पहले इससे भी ज़्यादा टैक्सेस थे, मगर जीएसटी लाने के बाद में कुछ टैक्सेस में कमी जरूर आई है, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। तो कहा जाए तो टैक्सेस ही शराब टैक्सेस टैक्स से बाहर है, पेट्रोल टैक्स से बाहर है, ये सारे आइटम जो टैक्स से बाहर हैं, क्या इसको डेलिबरेटली इसलिए रखा गया है कि इस पर मैक्सिमम टैक्स वसूला जाए जीएसटी के बाहर रखकर? बिल्कुल प्रैक्टिकली है ये। अब जैसे कि शराब के ऊपर और आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे वैट अप्लाई होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इस पर सेस भी अप्लाई होते हैं, एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है, ठीक है ना, तो शायद इसीलिए रखा गया होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मतलब अब जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, हालांकि अल्कोहल के साथ में एक और आइटम आती है
कि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है पब्लिक ने तो इसे कंज्यूम करना है, इसको हम भाई टैक्स से बाहर तो नहीं रख सकते, ठीक है। अब जैसे कि आपका टोबैको वगैरह जो आइटम्स होती हैं, सिगरेट्स, टोबैको, सम, इन पर भी बहुत हैवी हैवी, लेकिन ये जीएसटी में आती हैं और जीएसटी के साथ इन पर बहुत सारे सेस लगाए जाते हैं हैवी वे में। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है जी ये पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट भी जो है इसकी वजह से ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं कर सकती और हैवी टैक्सेस लगाती है, जिससे कि चलो ये उतना ज़्यादा ये कॉस्टली जाएगा, शायद पब्लिक इसकी कंजम्पशन कम करेगी, मगर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो डिफिनीशन है शराब सिगरेट वगैरह को लेकर, वो उसको सीन आइटम मानते हैं और इसीलिए हेवी टैक्सेशन के रेजिम में रखा जाता है। लेकिन जो बात एक एवरेज इंडियन को बहुत चुभती रहती है, क्या बच्चों की पढ़ाई सीन आइटम है? क्या हेल्थ केयर सीन आइटम है? उस पे 18% का जीएसटी कैसे है? कई लोग यहां तक कहते हैं सरकार चाहती ही नहीं है कि देश बहुत शिक्षित बने, नहीं तो इस देश में एजुकेशन पे पब्लिक स्पेंडिंग ना के बराबर है। और जिनको मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को जाकर देख लें, जिनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाकर देख लें। और उसके बाद भी इतने हेवी टैक्स देने के बाद एक जो ग्राउज निकल कर आता है, जो रिटर्न ऑन टैक्स की आप बात कर रहे हैं, इस देश का एवरेज सैलरीड क्लास आज ये पूछने लगा है कि रिटर्न ऑन टैक्स क्या 80 करोड़ की जनता जो फ्री राशन पे है उनके लिए ही है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है जिनका हजारों करोड़ का, लाखों का आपका एनपीए माफ हो रहा है? देखिए, एनपीए जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूँगा, मगर हाँ ये बात ज़रूर है जो मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि रिटर्न ऑन टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इस कंट्री में नील के बराबर है। क्योंकि जिस दिन रिटर्न ऑन टैक्स आना शुरू हो गया ना, मैंने आपसे पहले भी बोला कि रिटर्न ऑन टैक्स जिस दिन हमारी जो इकॉनमी है रिटर्न ऑन टैक्स के मैटर पे अपने नंबर्स को हाइक करेगी ना, जैसे कि लाइक हम कहते हैं कि हमारी इकॉनमी 3rd नंबर पर आ चुकी है, वो हमारा टारगेट ही है, हमारा टारगेट वो जो आए दिन मैं न्यूज़ में सुनता रहता हूँ। अगर हम रिटर्न ऑन टैक्स में उस टारगेट को अचीव कर लेंगे ना, उस नंबर को अचीव कर लेंगे ना, तो ये टैक्स का इशू बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। और उसको ख़त्म करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके के काम करने होंगे, कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी होंगी, कुछ इस तरह से लॉ को प्रेजेंट करना होगा जिससे कि एक आम आदमी उस टैक्स को टेरर की तरह ना समझे, डरे ना, उसको एंग्जाइटी फील ना हो। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ आगे, एंग्जाइटी की बात करते हैं या टेरर की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड एक बात है। आज एक नॉर्मल पर्सन के पास, एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं, वो ठीक है वो पूरा टैक्स दे रहा है, कोई इशू नहीं है, ओके। अगर उसके पास, उसने कोई टैक्स चोरी नहीं की, किसी तरीके का कोई इविजन कहीं पर भी कुछ नहीं किया उसने, ठीक है, और डिपार्टमेंट से एक सिंपल सा नोटिस आ जाता है कि आप अपनी जो डिटेल्स आपने फाइल की हैं ना, उसमें हमें ये कमी नजर आई है, उस कमी को आप क्या कहना चाहते हैं? डिफेक्टिव रिटर्न जिसको कहते हैं। चलो एक डिफेक्टिव रिटर्न से ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। मैं प्रोफेशनल की तरह अगर हम बात करते हैं तो डिफेक्टिव रिटर्न का जो रीज़न है मेरे लिए एक बहुत ही छोटा सा रीज़न है और कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक आम नॉर्मल टैक्स पेयर की बात करते तो उसके लिए वो नोटिस है, वो उस नोटिस की वजह से ही जब तक कि वो अपने प्रोफेशनल से डिस्कस नहीं कर लेगा या प्रोफेशनल उसको सेटिस्फाई नहीं कर देगा कि आप टेंशन मत लो, इसमें ये कमी थी हम पूरी कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो तब तक उसके माइंड में एक ऐसा मतलब डर पैदा हो जाएगा कि यार ये क्या आ गया मेरे को इनकम टैक्स से। और हो सकता है कि प्रोफेशनल से मिलने के बाद भी शायद वो इस बारे में सोचता रहा हो
क्यों? क्योंकि उसने अपने आप में तो कभी टैक्स में कभी कोई रिविजन किया ही नहीं। फिर वो कह रहा है कि ऐसा नोटिस क्यों हो गया? क्योंकि टैक्स नोटिस आने का मतलब ही वो ये समझता है कि भाई कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ की है, या गवर्नमेंट की निगाह में मैंने गड़बड़ की है। की नहीं है उसने, की है। तो ये जो टैक्स के पीछे जो उनका मन में जो डर बैठा हुआ है ना, जो एंग्जाइटी वो फील करते हैं ना, बेसिकली वही टैक्स टेरर है। और ये तब तक नहीं क्लियर हो सकता, अगेन वही चीज, टैक्स अफेयर्स की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर ना दी बेसिक जाए। अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें कि कौन कौन से बेसिक इश्यूज हैं टैक्सेशन को लेकर जो एक एवरेज इंडियन को जानना चाहिए। रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कौन कौन से मेजर डिडक्शंस हैं, इन सब को देखते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप मेरे व्यूज़ की अगर बात करते हैं, हालांकि हम लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने ये वाली बात बोली है कि टैक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एक नॉर्मल टैक्स पेयर को। जिन टॉपिक्स की आपने बात करी, उन टॉपिक्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। मगर आज मैं ये चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि वो चीज़ें तो ठीक है, एक बेसिक जिस चीज़ की नॉलेज, आप कोई भी काम है, कोई भी बात है, उसकी बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है ना। चाहे वो आपको आपके स्टडी टॉपिक्स में पढ़ाया जाए, या अगर कोई एम्प्लॉय किसी जगह काम करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर उसको उस तरह की क्लासेस दे, जैसे कि वो अपने काम के बारे में ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, इसी तरीके से वो टैक्स के बारे में भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड करे, जिससे कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो गवर्नमेंट ऐसा कुछ कंपलसरी करे कि भाई टैक्स एजुकेशन भी देना ज़रूरी है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसी से तो टैक्स एजुकेशन आएगी, और उसी से वो जब वो एजुकेशन उनको आएगी तो ऑटोमेटिकली बेसिक चीज़ें जो हैं कवर कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो इस समय टैक्स का जो सिस्टम बन चुका है, चाहे उसको गवर्नमेंट एवरी टाइम ये बोलती है कि हम इजी कर रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ये है, इजी टू वो है, मगर वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और वो कॉम्प्लिकेशंस से आप तभी बाहर आ सकते हो जब आप किसी एक्सपर्ट के पास आप जाते हो। तभी आप, अगर कुछ बेनिफिट सरकार दे रही है, उन बेनिफिट्स का आप, मतलब उन बेनिफिट्स को आप गेन कर सकते हो किसी प्रोफेशनल की हेल्प से। लेकिन अब यहाँ भी चैलेंज आ जाता है कि राइट प्रोफेशनल, क्योंकि सभी प्रोफेशनल की जो नॉलेज है वो एक जैसी नहीं होती। तो इसी तरीके से जो टैक्स के लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सॉरी टू से, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी भी नॉलेज एक जैसी नहीं होती। और इवन अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, जो टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम पर जो ऑफिसर्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद आगे चलते हैं, किसी के पास भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सिर्फ 10 to 15% लोगों की अगर हम बात करते हैं उनको छोड़ के। ये वही बात है कि जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 के 50 फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला सकते, ठीक है, उसमें किसी के 40 मार्क्स आएंगे और किसी के 100 आएंगे। तो 100 वाले बहुत कम होते हैं, एवरेज मार्क्स वाले होते हैं या लोअर वाले होते हैं। तो सेम डिपार्टमेंट के अंदर भी यही चीज़ है। जब डिपार्टमेंट में इस तरीके की सिचुएशन है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो लॉ का है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, जिसकी वजह से लॉ मेकिंग पॉलिसीज, लॉ मेकिंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। और इस तरीके की जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम है, या जो इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाता है कि लोग मतलब पैरेलल इकोनॉमी चला रहे होते हैं। जी। हर साल यूनियन बजट के बाद मैं कई टीवी डिबेट्स में बैठता हूं, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि डिबेट में बैठने के पहले टैक्सेशन को लेकर मैं कई एक्सपर्ट्स से बात करता हूं, ये सोचकर बात करता हूं कि थोड़ी क्लैरिटी हो, मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा बेटर समझा पाऊं कि जो नए टैक्स प्रोविजंस आए हैं उसका उन पे क्या असर पड़ेगा। आयरनी इस देश में यह है कि बजट के बाद सब लोग उस बजट की तारीफ करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट के रॉन्ग साइड पे नहीं रहना चाहता है, लेकिन जब मैं उनसे टैक्सेशन के माइन्यूट डिटेल्स समझना चाहता हूं तो मुझे लगता है
बहुत सारे लोग टैक्सेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि एक नैरेटिव दिया गया है, इस देश में हमें गर्व करना है, समझ में आए या नहीं आए क्यों गर्व करना है, बस गर्व करना है। टैक्सेशन भी कुछ ऐसा ही बनकर रह गया है। तो क्या इंडिया में टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है? और अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्स रिफॉर्म में किस तरह के टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है? देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट रेगुलर वे में करती रहती है अपनी तरफ से। मैंने बताया, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है या कोई भी किसी तरीके का रूल बनाया जाता है या कोई भी रिफॉर्म प्रिपेयर किया जाता है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है, मगर जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा ना, तब तक उस रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। और ये वो मतलब तब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम अचीव नहीं कर सकते। तो सब इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना, जो भी जिस वजह से भी लॉ को लाया गया है। अब आपको एक मिनट, मैं अभी आपको एक और बात एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने आज से 6 to 7 ईयर बैक एक असेसमेंट प्रोसीडिंग को उन्होंने चेंज किया। नॉर्मली जिनके केसेस स्क्रूटनाइज किए जाते हैं, तो उस असेसमेंट प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट ने फेस टू फेस प्रोसीडिंग को कन्वर्ट करके फेसलेस किया। कि फेसलेस का मतलब क्या होता है और फेस टू फेस में क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए, फॉर एग्जांपल, मेरा एक नोटिस मुझे आया कि पर्टिकुलर वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मैंने इनकम डिस्क्लोज करी, जो मैंने रिटर्न फाइल करी, उसमें जो मैंने फैक्ट्स दिखाए, वो फैक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ हाइड किया है या जो मैंने फैक्ट्स दिखाए हैं वो ठीक तरह से नहीं दिखाए हैं। तो उस केस में वो मेरे को नोटिस इशू कर देता है। अब वो नोटिस मेरे पास आया और मैं नोटिस का रिप्लाई लेकर ऑफिसर के पास गया, जो भी मेरा जुरिक्शन ऑफिसर है उसके पास गया और उसके साथ उसको मैंने एक्सप्लेन किया अपना जो भी था। वो सेटिस्फाई होगा नहीं होगा वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि मैं टेबल पर एक दूसरे के सामने हम लोग फेस टू फेस उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरी सिचुएशन को समझ भी पा रहे हैं और मैं अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ को पेपर के ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब लेकिन उस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि चीज़ें खराब भी कर रही थी। खराब इन द सेंस कि अंडर द टेबल का स्कोप अंडर द टेबल का जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, उस चीज़ अंडर द टेबल चीज़ को फिनिश करने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया फेसलेस का। ठीक है, अब फेसलेस में क्या है जी? फेसलेस में होता ये है कि आज कोई मेरे पास नोटिस आता है और मुझे नहीं पता कि वो ऑफिसर कौन है जो कि मेरे केस को असेस कर रहा है, बट मुझे उस नोटिस के हिसाब से जो मुझे आंसर रिप्लाई देना है मैंने वो रिप्लाई देना है। ठीक है, अब मेरे रिप्लाई पे डिपेंड करता है कि जो उसने क्वेश्चन किया या जो उसको इशू आया, जो उसमें इशू किया गया है, उसका मैं रिप्लाई कैसा देता हूँ। अगर मैं वो रिप्लाई प्रॉपर तरीके से कवर कर कर उसकी सेटिस्फेक्शन का दे देता हूँ, तो वो ऑफिसर मेरी बात को मानते हुए वो नोटिस ड्रॉप कर देगा और मेरे फेवर में डिसीजन दे देगा, मतलब कि जो मैंने बोला उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी मेरी समझाने में, मेरे बताने में या उसके समझने में एग्जैक्टली उसके समझने में, क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर पेपर पढ़ रहा है, उसको नहीं पता कि मैंने कपड़े कौन से पहने हुए हैं या मेरा एजुकेशन लेवल क्या है, उसको नहीं मालूम, या मेरा लाइफस्टाइल क्या, उसको नहीं पता। उसको क्या पता है पेपर पे क्या लिखा हुआ है। अब पेपर पे लिखी हुई हर चीज़ कई बारी पूरी तरह से चीज़ें कवर नहीं कर पाती या पूरी तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर पाती। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि वो डिसीजन जो है वो मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। ठीक है, अगर यही बात मैं जाकर ऑफिसर के सामने बोलता, सामने मिलने के बाद बोलता, तो ऑफिसर मुझे जानता होता कि पर्सनली इन द सेंस कि भाई मुझे फेस टू फेस जानता होता कि भाई मेरा लेवल क्या है और मेरा काम क्या है। क्योंकि अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करता हूं तो वो जानता होता कि मेरा काम क्या है, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है। अब वहां पर क्या होता है, जब हम फेसलेस के अंदर जाते हैं तो वो
गाइडलाइंस जो डिपार्टमेंट ने दी होती हैं उन ऑफिसर्स को, वो उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी तरफ से डिसीजन देते हैं। उनको नहीं मतलब कि कोई आदमी जिए या मरे वाली स्टोरी की बात करते हैं, मतलब ये कि टैक्स पेयर की तो क्या आप मानते हैं पोजीशन कि है, कहाँ से। फेसलेस होना ज्यादा नुकसान कर रहा है? अगर हम बात करते हैं जी, बिल्कुल नुकसान कर रहा है। करप्शन का पॉइंट तो जरूर दूर हो गया आपका, लेकिन करप्शन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी लिटिगेशन है जो इसकी वजह से बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं आपको। हुआ क्या जी, एक मिल्कमैन है, ठीक है, आप भी अपने घर पर अगर जितनी भी मिल्क कंजम्पशन है, मान के चलिए जी 100 रुपीज़ डेली का आप मिल्क यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली का। अब वो 100 रुपीज़ का जो अगर एक फैमिली यूज़ कर रही है, एक छोटी सी फैमिली, अदरवाइज अगर 4-5 लोगों की फैमिली होगी तो मे भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी कंजम्पशन हो सकती है। अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें, अगर वो मिल्कमैन जो है 100 पर्सन्स को डील कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेली की अगर और 100 पर्सन्स की जो एवरेज है परचेजिंग जो है मिल्क की, वो 100 रुपीज़ पर डे है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि वो 10,000 की सेल कर रहा है, सिंपल, ठीक है। अब वो जो 10,000 की सेल कर रहा है, तो मंथली कितनी होगी उसकी? 3 लाख की सेल हो गई, ठीक है, और टोटल 36 लाख हो गया, राइट। ये तो मैंने एक बहुत छोटी सी फिगर ली है, ठीक है। अगर मैं यही फिगर थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ब्रॉड कर देता हूँ, मान के चलिए कि जो उसकी डेली की सेल ही 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका जो है 36 लाख और 30 लाख रुपीस का उसका मंथली टर्नओवर हो गया, और 3 करोड़ 60 लाख रुपीस उसका एनुअल टर्नओवर हो गया, राइट। अब मिल्कमैन को जो पेमेंट जा रही है, आप कैश दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपीज का दूध है जी, वो कैश ले जाता है। अगर आप मंथली भी अगर उसको, ठीक है, आपने मंथली उसका अकाउंट क्लियर करना है, तो भी वो मिल्कमैन है, ठीक है, और ऐसे लेवल पर है कि शायद उसका बैंक भी उस हिसाब से ना वो देखता हो अपना, तो वो तो कहता है जी मुझे तो कैश ही चाहिए जी। आप कहते हो चल ठीक है कैश ले जा, 3,000 रुपये आपने कैलकुलेट करके मंथली दे दिए उसको। अब उसके पास 3 करोड़ 60 लाख रुपीस जो हैं वो कैश में इकट्ठा हो गया, और उसने वही कैश जो है, ठीक है, जिनसे दूध उसने खरीदा उनको पे कर दिया, तो वो भी कैश चला गया उनके पास भी। मैं बड़े स्मॉल लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर कैश आया और कैश गया, राइट। अब वो अपनी आईटीआर फाइल करने जाता है, ठीक है, वो कहता है जी मेरी टर्नओवर है 3 करोड़ 60 लाख, बैंक में 1 रुपया नहीं आया, ठीक है, या 2-4-10% आ भी गया होगा, लेकिन कंपैरेटिवली 96-95% सारा कैश है। और वो कहता है जी मेरी टर्नओवर 3 करोड़ 60 लाख है, और वो ऑडिट भी करा लेता है, ऑडिट प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं उसके ऊपर, और अपनी रिटर्न फाइल कर देता है। देखो जी उसने पूरी कंप्लायंस करी, ठीक है, टैक्स रिवीजन का उसके पास बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा नहीं मैं टैक्स कंप्लायंस पूरी करूंगा, राइट। ये तो हो गया एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर करते हैं। यहां तो था कैश आया और कैश गया। अगर हम बात करते हैं कि कैश तो रिसीव हो गया, आपको उसने दूध बेचा कैश में, ठीक है, लेकिन जिनसे खरीद रहा है ना, उनको बैंक के थ्रू पेमेंट करता है, से लाइक अमूल, मदर डेयरी, ठीक है, इनसे वो पैकेट्स लेता था और आपके घर सप्लाई कर देता था, ठीक है। तो अब मदर डेयरी और अमूल है, उनको तो बैंक के थ्रू पेमेंट चाहिए, कंपनी बड़ी है, वो तो सिस्टम है उनका, तो ठीक है, वो क्या करता था, आपसे कैश पकड़ता था, बैंक में डिपॉजिट करता था और जाके आगे पेमेंट कर देता था, और उनसे आगे से उनका सिस्टम चल रहा था वो। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की निगाह में क्या हुआ जी कि भाई आपने 3 करोड़ 60 लाख रुपीस कैश में कलेक्ट किया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि जी इसके अकाउंट में 3 करोड़ 60 लाख कैश डिपॉजिट हुआ है। इसका मतलब 300 करोड़ का बिजनेस होगा। नहीं, हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, नहीं मतलब परसेप्शन बनेगा। मैं परसेप्शन को छोड़ देता हूं, मैं रियलिटी में ही चलता हूं। मैं कहता हूं ठीक है 3 करोड़ 60 लाख रुपीस
गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कैश डिपॉजिट है, इससे डिटेल मांगते हैं, क्या रहा है ये, ठीक है। उसने बोला जी ऐसे ऐसे कर कर, और हो सकता है कि मिल्क के बिजनेस में इतनी इनकम भी नहीं होती कई बारी, क्योंकि लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने आईटीआर भी नहीं फाइल करी, मान, या उससे गलती से, उसने इतना एजुकेटेड नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं थी, उससे उसने आईटीआर नहीं फाइल करी, ठीक है। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली नोटिस इशू कर दिया कि भाई आपने 3,60,00,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, केस स्क्रूटनाइज होगा आपका, ठीक है। अब वो केस स्क्रूटनाइज होना शुरू हो गया, अब वो तो नोटिस आएगा, ठीक है, क्योंकि पैन नंबर तो उसके पास था, क्योंकि बैंक अकाउंट तो तभी खुलेगा ना जब पैन नंबर होगा, राइट। और कैश भी डिपॉजिट हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज बैंक ही उसका अकाउंट फ्रीज कर देगा, ठीक है। तो उस पैन के हिसाब से, और बैंक के थ्रू ही इंफॉर्मेशन गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और इनकम टैक्स ने नोटिस इशू कर दिया। नाउ नाउ अब वो नोटिस का जवाब देने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास गया, प्रोफेशनल ने अपने सिस्टम से अपनी नॉलेज को यूज करते हुए उसका आंसर किया, ठीक है। आंसर करते उसने यही बताया जो उसकी जेन्युइन पोजीशन है, ठीक है। तो अब ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि ऑफिसर उन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए क्या ऑर्डर दे। 90% ऑफिसर्स इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, किसने, जो टैक्स पेयर है या जिसको नोटिस आया है, जिसका केस है, ठीक है ना, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, उस बेचारे ने तो दूध खरीद के सप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन उसने कुछ प्रोविजंस हैं जो फॉलो नहीं किए टैक्स के, हम ये कह सकते हैं कि उसने, चलो ठीक है, उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, नहीं फाइल करी, या ऑडिट जितनी उसकी टर्नओवर है उसको ऑडिट कराना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। अब गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करता है, ऑफिसर ये करता है, वो सारा का सारा कैश जो है उसकी इनकम मानते हुए उसको ऐड कर देता है, और इनकम मानते हुए टैक्स लगा देता है, उसके ऊपर 2 करोड़ की लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है जी। अब 2 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई, 3,60,00,000 में 2 करोड़ की लाइबिलिटी आ जाती है, पेनल्टीज ये वो इंटरेस्ट समथिंग लाइक, ठीक है ना। कुछ टैक्स रेट भी, जब आपकी अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना, तो उसके ऊपर टैक्स रेट भी हैवी होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल टैक्स रेट नहीं है अप्लाई होते, ठीक है। तो मान के चलिए ऑफिसर ने ये ऑर्डर कर दिया, क्या उस ऑफिसर को नहीं पता कि दूध का काम करता है, या प्रैक्टिकली वो इस चीज को नहीं सोच सकता, क्या वो 2 करोड़ दे देगा? वो मिल्कमैन जो है, अननेसेसरी लिटिगेशन आई, वो क्या करेगा, वो आगे अपील में जाएगा, सीआईटी अपील के पास जाएगा। क्या ऑफिसर ये नहीं समझ सकता था कि जो फैक्ट्स हैं, कि भाई ठीक है, अगर वो कह रहा है कि मैंने अमूल से माल खरीदा या मदर डेयरी से माल खरीदा, तो तू उसकी स्टेटमेंट मुझे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अमूल और मदर डेयरी तो एक बड़ी कंपनीज है ना, वो तो अपने यहाँ लेजर बनाती होंगी, ठीक है। तो अगर वो उन चीजों को तो उन चीजों के बेस पे तो मतलब वेरीफाई ऐसा कर भी हो सकता है सकता ना। है कि उसने अमूल से या किसी बड़े ब्रांड से खरीदा है और पर पैकेट 100 रुपए में उसका प्रॉफिट मार्जिन 1 या 1.5 रुपए हो। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अगर हम बात करें, मैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंटेज हैं मिल्कमैन वाले, तो उसमें होता क्या है कि अगर हम 70 रुपीज पर लीटर अगर दूध बिक रहा है ना, तो उसको 50 पैसे से ज्यादा नहीं मिलता मैक्सिमम। अगर, क्या होता है, क्या है कि ये जो कंपनीज होती हैं, ये जब डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे आगे रिटेलर को देता है, ठीक है। तो इनके मार्जिन उसी में छुपे होते हैं, थोड़े बहुत जो भी होते हैं, 50 पैसे 1 रुपए का सारा खेल होता है, इससे ज्यादा खेल नहीं होता। एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने इसमें उठाया है, स्क्रूटनी का। हाँ, ये जो टैक्स टेरर वर्ड आता है वो मोस्टली स्क्रूटनी की वजह से आता स्क्रूटनी है, की तो वजह ये से आता है, स्क्रूटनी यस। क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, स्क्रूटनी तो होनी भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो टैक्स इवेजन जो लोग करते हैं उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस हैं जो नोटिफाई कर रखी हैं, ठीक है। और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ का डिजिटलाइजेशन कर रही है, जिस तरीके से सारी चीज़ें सिस्टम बेस्ड होती जा रही हैं, उन सिस्टम बेस में ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलरली, वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पर आती है, हाईलाइट होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि भाई जिस आदमी ने रिटर्न फाइल करी है,
क्या उसने उस इंफॉर्मेशन को जो कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर दिख रही है वो उसने कवर करी है या नहीं करी अपने रिटर्न में। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको ये लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं मिस की गई है तो गवर्नमेंट इमीडिएटली नोटिस इशू कर देती है। और नोटिस इशू करने के बाद में अगर उसको लगता है कि जो रिप्लाई किया गया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर वो स्क्रूटनाइज केस को फिक्स कर देती है। स्क्रूटनी का आधार क्या होता है? रैंडम होता है या कुछ सिलेक्टिव डिफॉल्ट की वजह से होता है? कैसे होता है? आजकल तो डिफॉल्ट की वजह से रह गया जो Randomly अब इंफॉर्मेशन नहीं है। होता है। अब रैंडम पहले होता था पहले लेकिन अब जो है डिफॉल्ट की वजह से। और ये जो आज की डेट में स्क्रूटनी उठाई जा रही हैं वो सिस्टम बेस्ड है, एआई का यूज़ किया जा रहा है। 95% जो स्क्रूटनी है वो एआई बेस के ऊपर उठ रही है। एआई अपने आप डिसाइड मैनुअल करता है, इंटरवेंशन कम हो गया। मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया। लास्ट ये में जो हम बार बार बात करते आए हैं टैक्स पे, पब्लिक अवेयरनेस की, एजुकेशन की, एक सवाल जो बार बार हमारे पास आता है वो कौन कौन से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो हर इंडियन को समझना चाहिए? टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक टैक्स क्लॉजेज, कौन कौन से मेजर 4-5 हैं जो हर इंडियन को समझना चाहिए? गवर्नमेंट देखो अभी जो अब समझने की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल टैक्स रेट समझना सबसे पहले ज़रूरी है। टैक्स सेविंग्स की बात है। क्यों? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम ये बन चुका है, जो लॉज आ रहे हैं, जैसे आपने सुना है ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम। बेसिकली जो ओल्ड रिजाइम क्या था कि जब जो जिस बेस पर पहले टैक्सेशन चलती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल बंद किए, अबॉलिश किए बिना ही एक न्यू रिजाइम शुरू कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अब इन डिडक्शंस को जो कि दी जाती थी इन्वेस्टमेंट्स के बेस पे, सेविंग्स के बेस पे, उनको धीरे धीरे खत्म किया जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने ओल्ड रिजाइम को तो बंद नहीं किया लेकिन न्यू रिजाइम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और न्यू रिजाइम जो बेसिकली टोटली जो है वो कंसेशनल रेट है, उसके अंदर कोई डिडक्शन वगैरह प्रोवाइड नहीं और की ऐसे भी गवर्नमेंट धीरे धीरे लोगों को फोर्स कर ही रही है फोर्स कर कि आप न्यू रेजिम में आ जाइए। बिल्कुल जी। तो अब टैक्स एग्जेम्पशंस का जो एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी वो खत्म होती जा रही है, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही, खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। और न्यू रेजिम में कोई अदर देन टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर कुछ और समझने की जरूरत है? नहीं, एज सच कुछ नहीं, सिर्फ यही समझना चाहिए कि न्यू रिजाइम आने वाले समय में सबसे बेस्ट रहेगा रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर पे एक डिस्कशन। ये डिस्कशन के बाद मुझे नहीं पता है आप लोगों में से जितने लोगों ने हमें मेल किया था, हमसे सवाल पूछा था, आप में से कितने लोगों की कितनी क्वेरीज सॉल्व हम कर पाए हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ बात करते हुए भी मैं खुद टैक्सेशन को लेकर और कंफ्यूज हो गया हूं। और मैं कोई ऐसा अकेला इंसान नहीं हूं जो टैक्स पे बात करते हुए कंफ्यूज होता है। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, या यूं कहूं कि इसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाकर रखा गया है कि एक एवरेज इंडियन टैक्स शब्द सुनकर ही डर जाता है। उसे लगता है कि उसे इस देश में रहने का एक टैक्स देना पड़ रहा है, उसे कोई रिटर्न ऑन टैक्स नहीं मिल रहा है, उसकी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात है जो टैक्स नहीं दे रहा है वो किसी स्क्रूटनी में नहीं आता है। जो टैक्स दे रहा है उस पर सबसे ज्यादा तलवार लटकी होती है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है। और शायद इसीलिए इस देश में कैश इकॉनमी है, पैरेलल इकॉनमी भी है। इस एपिसोड में हमने टैक्स स्ट्रक्चर को समझने की थोड़ी कोशिश की है। आप लोगों के फीडबैक का, आप लोगों के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आप लोगों को हमारा ये डिस्कशन पसंद आता है तो हम टैक्स पे आगे भी स्पेसिफिक इश्यूज पे और भी बात करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।